Hello, hello everyone. Welcome to the session. जल्दी से सभी ज्वाइन कर लें तो हम आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट और हम अपने एमसीक्यू आज के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो एमसीक्यू है वो हमारे पास अलग अलग जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और आरईसी पावर प्लांट सब में से है। तो फिर से अगेन बार बार कहता रहता हूं, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं बाद में, जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा थ्योरी, वो इसके बिना एमसीक्यू मत करें। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। और देखिए बेटा, हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, तो उसके आप रिप्लाई करेंगे जल्दी से जल्दी। अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वेयर टीएच इज द सोर्स एंड टीएल इज द सिंक। कहता है दोस्त, वो हमारे पास टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। टीएच मतलब हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर है। तो हमारे हमारे पास अगर है तो इसमें से क्या मोर इफेक्टिव वे है। देखो वर्ड क्या लिखा है, मोर इफेक्टिव। क्या करना है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो आप बताएंगे इसका ए बी सी डी क्या राइट आंसर होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट ए बी सी डी आप इसके रिप्लाई करें, जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई करिए। देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो फिर मुश्किल होती है, तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें आप देखोगे तो ये दोनों टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर हैं जिसको चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनमें से कौन सा मोर इफेक्टिव वे है, मोर इफेक्टिव वे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टीएल लोअर टेम्परेचर, कीपिंग हायर टेम्परेचर कांस्टेंट। सो बी इज द राइट आंसर, शाबाश, बी इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या होगा बेटा, लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। देखो बेटा, आप टीएच को चेंज करके भी कर सकते हो। आप कहोगे नहीं सर हायर टेम्परेचर को चेंज कर ले, तो हायर टेम्परेचर को चेंज करें, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन कौन सी है। दो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आप यहां से यहां तक जाना चाहते हो, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, दोनों में से बेटर कौन सा है वो हम चूज करना चाहते हैं। तो हमारे पास यही बेटर ऑप्शन है कि लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इसको समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो। वो टेम्परेचर बताइए, वो टेम्परेचर बताइए जहां पे जाकर वॉल्यूम का जो सॉरी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएं, सेकंड का, सेकंड का राइट आंसर बताएं बेटा, रिप्लाई करो जल्दी से जल्दी। सेकंड का आंसर बताएं, सेकंड का आंसर बताएं, सेकंड का क्या आंसर होगा। तो वो टेम्परेचर जहां पे जाके वॉल्यूम बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। जल्दी से रिप्लाई करें, 1 मिनट। होगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो जिन्होंने बी आंसर दिया उनका राइट है। तो बेटा एब्सोल्यूट जीरो कौन सा होता है, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन। वहां पे जाकर गैस अपने वॉल्यूम को जीरो कर लेता है। अब ये है क्या, ये पंगे किसने लिए, ये लिए चार्ल्स लू ने। चार्ल्स भाई साहब थे, उन्होंने ये पंगे लिए कि अलग अलग, मान लीजिए गैस ली, एक प्रेशर लिया, प्रेशर मान लीजिए लिया 10 बार का, 10 बार के प्रेशर से टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट किया। तो हमारे पास यहां पे मान लेते हैं, ये देखिए प्रेशर, हायर प्रेशर से हमने धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट किया, तो वो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होता गया, होता गया, होता गया, और यहां जाके जीरो केल्विन पे जाके ये जीरो हो गया वॉल्यूम इसका। ये वॉल्यूम क्या है, ये देखेंगे, ये दिख रहा होगा आपको,
ये क्या है, वॉल्यूम नीचे 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 जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां पे आके वॉल्यूम क्या है, जीरो। तो यहां पे वॉल्यूम जीरो, फिर प्रेशर कोई और लिया, मान लीजिए आपके पास 5 बार का प्रेशर लिया और उस पे धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करते गए करते गए करते गए, जाके देखा तो यहां पे आके जीरो हो गया वॉल्यूम। तो कहां पे आके वॉल्यूम जीरो हुआ, 0 केल्विन पे। सारे टेम्परेचर अगर देखा जाए तो सारे अलग अलग प्रेशर वाले धीरे धीरे जाकर यहां ही जीरो होते हैं। तो ये रीजन है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम रट्टा मार लें कि रट्टा है भाई साहब, इसका तो रट्टाफिकेशन है कि जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही जीरो होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं है, ये एक्चुअल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये पता चला है कि ये होता है इस तरह से। रीहीटिंग इन गैस टरबाइन, रीहीटिंग अगर करते हैं गैस टरबाइन में, उससे क्या होता है, इंक्रीजिंग द कंप्रेसर वर्क, डिक्रीजिंग द प्रेशर कंप्रेसर वर्क, इंक्रीजिंग द टरबाइन वर्क, डिक्रीजिंग द टरबाइन वर्क। तो जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, सारे रिप्लाई करो, ठीक है, रिप्लाई जरूर करा करें जल्दी से। तो हमारे पास रीहीटिंग से होता क्या है, रीहीटिंग आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, टरबाइन में जब हमारे पास स्ट्राइक करती है स्टीम, तो उसमें से एनर्जी, और ऑब्वियसली एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होने के बाद दोबारा से फिर से उसको गर्म किया जाता है ताकि हम उसमें से फिर से एनर्जी डाल के उसको वर्क करवाया जा सके उससे। तो इसका थर्ड का क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, थर्ड का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, शाबाश, थर्ड का सी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास इंक्रीज इन द टरबाइन वर्क हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, गैस टरबाइन एज कंपेयर टू स्टीम टरबाइन। तो हमारे पास गैस टरबाइन कंपेयर करते हैं जब स्टीम टरबाइन से, तो क्या होता है, रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, हैज कंप्रेसर एंड कंबस्शन चैम्बर, हैज लेस एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से क्विक रिप्लाई करें बेटा, रिप्लाई करें, क्विक रिप्लाई करें, ठीक है, रिप्लाई जरूर करें आप, ठीक है। आपके रिप्लाई मैं पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं आपके, देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। जल्दी से जल्दी इसको रिप्लाई करते रहे। ओके, तो फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ का, जी शाबाश। तो ये सब कुछ होता है बेटा, देखिए आप गैस टरबाइन की बात करें तो छोटा होता है, यहाँ कहा स्टीम टरबाइन बॉयलर, बड़े बड़े बॉयलर, बड़ी सी टरबाइन, उसके ऊपर स्ट्राइक करना कितनी जगह चाहिए। गैस टरबाइन में आप देखो कि हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, इवन आप देखो तो एयरक्राफ्ट में भी यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कम चाहिए जगह। उसमें क्या होता है, कंप्रेसर भी होता है, कंबस्शन चैम्बर भी होता है, और लेस एफिशिएंसी, हाँ ये है कि उससे लेस एफिशिएंसी मिलती है हमें, ठीक है। तो हमें सब कुछ पता लग गया, सो डी इज द राइट आंसर। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल देखो, देखने में बड़ा लग रहा होगा शायद, लेकिन है छोटा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। द पावर डिवेल्ड बाय टरबाइन, पावर डिवेल्प कर रहा है टरबाइन इन सर्टेन स्टीम पावर प्लांट इज 1206 किलोवाट। तो पहली बात तो हमें ये सब कुछ बना लेना चाहिए, सबसे अच्छा रहता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पंप आगे लेके जाता है, बॉयलर में लेके जाता है पानी को, और बॉयलर में जाने के बाद, स्टीम बनने के बाद यहाँ टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराने के बाद यहाँ कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन के बाद फिर से पंप में जाता है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास टरबाइन में से जो वर्क मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 1206 किलोवाट, ओके, और द हीट सप्लाइड टू द बॉयलर इज 3500 किलोजूल पर किलोग्राम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पढ़ने में ध्यान जरूर देना, इसका मतलब क्या है, ये 1206 किलोवाट क्या मतलब क्या है, इसका मतलब है 1206 किलो जूल पर सेकंड एनर्जी मिल रही है, हर सेकंड में इतनी एनर्जी हमें उससे टरबाइन घूमने से मिल रही है, इतना वर्क हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें, यहां पे 1206 किलो जूल पर सेकंड है, तो यहां से हीट जो हमारे पास है, ये देखो हीट जो मिल रही है हमें, हीट मिल रही है 3500, यहां पे लिख लो, ये हीट अंदर मिल रही है 3500 किलो जूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम के लिए 3500 किलो जूल मिल रही है हमें। The heat rejected by the steam to the cooling tower is, तो जो रिजेक्ट कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट हो रही है, बाहर जा रही है, वो जा रही है 2900 किलो जूल पर किलोग्राम,
ठीक है, तो 1 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम अगर है तो 2900 किलो जूल हीट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो फीड पंप वर्क रिक्वायर्ड टू कंडेंसेट बैक इनटू द बॉयलर इज 6 किलोवाट। तो ये जो पंप खा रहा है, वर्क खा रहा है, वो खा रहा है 6 किलोवाट। 6 किलोवाट की जो पावर वो खा रहा है। देखो सिंपल सी बात समझना, बड़ी ही सिंपल सी, ये एनर्जी दे रहे हैं, यहां से एनर्जी छोड़ रहे हैं, यहां से एनर्जी दी, यहां से छोड़ी, बाकी कहां गई? फिर 3500 दी, 2900 इसने छोड़ दी, बाकी कहां गई? बाकी टरबाइन को चलाने में चलेगी भाई साहब, बात समझ रहे हो? बाकी एनर्जी कहां चली गई? टरबाइन को चलाने में होगी ना। तो हमारे पास टरबाइन का वर्क इसमें क्या होगा? वो होगा जितनी हीट आपने दी और जितनी रिजेक्ट की, बस वो क्या होगा? वो हमारे पास टरबाइन का वर्क होगा। टरबाइन का वर्क हम देखें तो हमारे पास कितना निकलेगा? 3500 माइनस 2900, तो ये कितना हो गया? 600। 600 किलो जूल पर किलोग्राम, ये हमारे पास टरबाइन का वर्क आ गया। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि ये तो 1206 है, यहां तो 1206 है, तो हमें देखना पड़ेगा। देखो टरबाइन टरबाइन वर्क दे रहा है 1206, उसमें से 6 ये खा रहा है, तो नेटवर्क कितना हो गया? नेटवर्क हो गया हमारे पास, टरबाइन कितना खा रहा है और पंप कितना खा रहा है, सॉरी टरबाइन कितना दे रहा है, टरबाइन कितना हमें दे रहा है और पंप कितना खा रहा है। टरबाइन हमें दे रहा है 1206 और पंप कितना खा रहा है? 6, तो ये कितना आ गया? 1200 आ गया। अब यहां आप कह रहे हो सर टरबाइन 600 कर रहा है, यहां आप कह रहे हो कि 1200 कर रहा है, ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि ये 1 किलोग्राम 600 किलो जूल दे रहा है, 1 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम कितना देगा? 1200 दे देगा ना। एक आइडिया हम लगाए, ठीक है, तो आप देखो मतलब देखो 1200 अगर देखा जाए, क्या है हमारे पास? 1200 अगर नेटवर्क हमारे पास है, क्या कि हमारे पास यहां पे मिल रहा है 1200, हम कह रहे हैं 600 मिल रहा है, तो मतलब 1 किलोग्राम 600 दे रहा है, 2 कितना देगा? 1200 देगा। तो हमारे पास किस तरह से लिख सकते हो आप इसको कि हमारे पास देखिए नेटवर्क जो है, नेटवर्क वो कैसे निकाल सकते हैं हम कि टरबाइन का जो वर्क है, टरबाइन का वर्क है इनटू मास कर दो, कितना मास फ्लो रेट है, इसको क्या कहते हैं? मास फ्लो रेट, और यही निकालना है, मास फ्लो रेट हमें निकालना है। हमारे पास क्या होगा? नेटवर्क हम देखें तो हमारे पास 1200, टरबाइन का वर्क देखें तो 600, और इंटू एम डॉट कर दीजिए, एम डॉट। 600 नीचे चला जाएगा, मतलब ये कट जाएगा यहां से और 2 आ जाएगा, तो 2 किलोग्राम पर सेकेंड हमारे पास ये निकल रहा है, एम मास फ्लो रेट हो रहा है, 2 किलोग्राम पर सेकेंड हमारे पास आ रहा है। सो 2 किलोग्राम पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके बेटा, 2 किलोग्राम पर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप राइट आंसर इससे देख सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको मार्क्स दिलाते हैं और आसान होते हैं। अगर आप सीधा इतना कुछ करने के बजाय आप सीधा देखोगे इसमें से क्या माइनस करना है, हमें पता हो कि ये सप्लाइड है, ये माइनस करेंगे, इसके नीचे रखना है, अगर हमें कुछ पता हो पहले से, तो हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करने के लिए सर ज्यादा से 30 सेकंड की वक्त चाहिए, अगर हमें ये आता है। अगर कभी भी नहीं देखा तो फिर भाई टाइम लग जाता है कि ये है क्या। आगे आ जाइए। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय 0.8। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स देन व्हाट विल बी द सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो ये आसान है, ये मैंने मुझे लगता है कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। जल्दी से बेटा। देखो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 0.8 है। अगर हम साइकिल डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो हमारे पास सीओपी कितना होगा कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट कितना है? 0.8।
तो हमारे पास डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने से हमें क्या मिलता है, हमारे पास सीओपी ऑफ हीट पंप मिलता है, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप वो कितना होता है 1/एफिशिएंसी, 1/एफिशिएंसी, 1/एफिशिएंसी करेंगे तो 1/0.8, वो कितना आ जाएगा, काउंट करो बेटा इसको 1/0.8 को, जल्दी से करो 1/0.8 को, तो जल्दी से करो बेटा इसको, रिप्लाई करा करो, थोड़ा जल्दी रिप्लाई करा करो, जितनी जल्दी रिप्लाई करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं भी जाने वाला हो जाऊंगा। 1.25, 1.25 ये क्या आ गया हीट पंप की, ये क्या आ गया हीट पंप, और लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो सीओपी ऑफ कार्बन, हमारे पास रेफ्रिजरेटर का चाहिए, तो सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू क्या होता है, हीट पंप इक्वल टू क्या होता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे कितना है 1.25, इसमें से -1 कर दीजिए, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा 0.25, 0.25। सो ये है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये आ जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद देखिए, इन सम कार्बोरेटर्स मीटर रोड एंड इकोनोमाइजर डिवाइस इज यूज्ड फॉर, ठीक है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप इसका सीधा सीधा क्वेश्चन का याद कर लें, ठीक है। देखो कार्बोरेटर में अंत नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है, आप जितना मर्जी इसके अंदर डेप्थ में जा सकते हो, तो हमें कुछ कुछ क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं तो हमें फायदा मिलेगा। इन सम कार्बोरेटर मीटर रोड एंड इकोनोमाइजर डिवाइस इज यूज्ड फॉर, तो ये आप याद कर लीजिए बेटा, ये हमेशा किसके लिए होता है, पावर एनरिचमेंट के लिए, पावर एनरिचमेंट के लिए, पावर एनरिचमेंट के लिए, कि पावर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए होता है, पावर एनरिचमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास इसी तरह से आपको याद करना है। ओके, ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा बेटा, ठीक है, मैं तो करवा दूंगा, आपने कराना करके दिखाना है। द एंथैल्पीज एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, कहता है एंथैल्पी बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, at the end of compression and at the end of condensation are 180, 200 and 90। अब बात सुनो बड़े ही ध्यान से, कि हमारे पास इस तरह से कर्व बना लो, इसी तरह से कर्व बना लो, ठीक है, और मेरे पास क्या है कि यहाँ पे इस तरह से बना देता हूं मैं, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से मैं बना देता हूं, कुछ भी एक बार बना लीजिए ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे तो एंथैल्पी एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा कंप्रेशन की स्टार्टिंग में। तो ये यहाँ पे एंथैल्पी कितनी है ये देखिए, तो हमारे पास इसके नाम रख लो, जो 1 2 3 4 इस तरह से रख लो। तो हमारे पास H2 कितना है, H2 हमारे पास बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन 180 है, 180 किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम। और हमारे पास उसके बाद कितना है बेटा, एंड ऑफ कंप्रेशन, एंड ऑफ कंप्रेशन ये होता है H3, H3 कितना है हमारे पास, H3 200 किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम, ये हो गया बेटा H3। उसके बाद क्या है, एंड ऑफ कंडेंसेशन, मतलब ये वाला पॉइंट H4, तो वो क्या आ गया हमारे पास 90 किलोजूल पर किलोग्राम। आसान है, देखो अब क्या है इसमें, डिटरमाइन द सीओपी निकालना है हमें। सीओपी निकालने के लिए होता क्या है बेटा, सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, अपॉन वर्क डन। अब हमारे पास देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, H2 माइनस H1, ठीक है, H2 माइनस H1, और हमारे पास ये क्या होता है वर्क डन, वो होता है H3 माइनस H2। अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें वो वाली चीजें हमें करके देखनी है। अब देखो H2 ये हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, और ये हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और हमारे पास ये कौन सा गया वर्क डन। अब तो कर दोगे बेटा, अब तो कर दोगे। बी कौन कह रहा है, बी कौन कह रहा है, बी, हाँ जी बेटा, कितना आएगा जल्दी से करके दिखा दो। अब तो बेटा कर सकते हो, अब तो कर सकते हो ना बेटा, बाकी भी कर लो बेटा, बाकी भी कर लो। मैंने वैल्यूज आपके सामने लिख दी है बेटा, वैल्यूज आपके सामने रख दी हैं, अब हमें सिर्फ इसको करके दिखाना है,
इसको करके दिखाना है, ठीक है। देखो हम जब देखते हैं तो इसमें आप देखोगे तो ये लाइन जो है, ये लाइन हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जो क्या होती है हमारे पास आइसेंथैल्पिक। ये क्या होती है? आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक होती है तो H1 और H4 क्या है? बराबर है। बस इतनी सी बात इसमें पता होनी चाहिए। ये कौन सी प्रोसेस होती है? आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक क्यों? एंथैल्पी इसमें क्या होती है? सेम होती है इस लाइन पे। तो हमारे पास अब तो कर दोगे, H2 कितना है हमारे पास? 180। 180। H1 कितना है? H1 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 ये है, तो H4 देख लीजिए 90। 90। और हमारे पास H3 कितना है? H3 है 200। 200। और H2 कितना है हमारे पास? H2 है 180। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 90/20। ठीक है, 90/20। तो ये आ जाएगा 4.5। तो 4.5 इज द राइट आंसर। 4.5 इज द राइट आंसर। तो बेटा थोड़ा क्विक, आप भी एक्टिव हो बेटा, आप भी सारे एक्टिव रहो। जितने मैं रिप्लाई आपसे पूछ रहा हूं आप रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट चले। ओके, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम एट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड 80% क्वालिटी VF is 0.011 meter cube per kilogram and VG is 0.3071 meter cube per kilogram। तो इसका हमें क्या निकालना है? इस वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास V कितना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वेट स्टीम का कितना। तो हमें ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसका कर सकते हो, इसका कर सकते हो, जो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करें, नहीं कर सकते हो आप इधर देखिए बस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? वी वेट स्टीम का निकालने के लिए क्या होता है? VF प्लस एक्स VFG। तो ये मेरे पास क्या होगा? VFG, ठीक है। अब VFG निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? VFG हमारे पास नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं हम? VF प्लस एक्स VG माइनस VF। तो वो क्या आ जाएगा? VFG आ जाएगा। तो VF कितना है हमारे पास? 0.011 प्लस एक्स कितना है? 0.8। 0.8। VG कितना है? 0.3071 माइनस VF कितना है? VF है 0.011। तो ये कर दोगे, इसको करने के बाद हमारे पास फॉर्मूले से वैल्यू आ जाएगी। अब तो बता दीजिए बेटा, अब तो बता दीजिए बेटा। ऐसे मजा नहीं आता मुझे भी पढ़ाने का, अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई आए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें रिप्लाई करें, ताकि टीचर जो है वो भी मोटिवेट रहे कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं, सो नहीं गए हैं। टीचर टीचर को रखता है, हाँ बच्चे सोना नहीं चाहिए। तो अगर आप सो रहे हो तो जाग जाइए और इन क्वेश्चंस को करिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी से। तो इसका राइट आंसर, तो ये डी इज द राइट आंसर। इसमें 0.25 इसका राइट आंसर होगा। 0.25 इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट करिए बेटा। A Carnot engine receive heat at 400 Kelvin has an efficiency of 50%. What is the COP of Carnot refrigerator working between the same temperature limit? तो हमारे पास एफिशिएंसी दे रखी है कार्नोट इंजन की, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन की दे रखी कितनी? 0.5। 0.5 मतलब 50%, 0.5 है। तो वही फिर अगेन COP ऑफ हीट पंप निकालेंगे। हीट पंप क्या होता है? 1 बाय एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 0.5। 0.5 ये करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? हमारे पास 2 बन जाएगा। 2 बन जाएगा। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या होता है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो ये इधर ले आइए बेटा, 2 माइनस 1, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा कितना? 1। तो 1 हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। शाबाश शाबाश बेटा, जो रिप्लाई कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से धन्यवाद, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करिए, ठीक है। आगे चलिए बेटा। what will be the effect if by mistake diesel fuel is supplied in petrol engine? कहता है कि अगर डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दिया जाए, गलती से हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है, तो क्या होगा?
engine will give dense smoke and will consume more fuel. Engine will run at reduced efficiency, engine will not run या engine will run at lower RPM. तो इसके लिए मैं आप सबका रिप्लाई चाहूंगा, तो इसका रिप्लाई क्या होगा? शाबाश शाबाश। इंजन विल नॉट रन, बेटा इंजन रन नहीं करेगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है इंजन रन नहीं करेगा? पहली बात तो बेटा देखिए, पेट्रोल के अंदर हम समझते हैं कि एयर और पेट्रोल मिक्सचर आता है, कार्बोरेटर के अंदर मिक्स होता है, और उसके बाद एटमनाइजेशन होता है कि हमारे पास छिड़काव होता है उसका, उसके वेपर्स के फॉर्म होते हैं। तो अचानक से वो छिड़काव होता है तो वो बड़ा अच्छा, वो उससे क्या होता है कि कंबस्शन बड़ी अच्छी होती है, प्रॉपर तरीके से होती है। डीजल के केस में ऐसा नहीं होगा कि उसके जो वेपर है वो नहीं बन पाएंगे, और वो क्या करेगा, वो जाके चिपक जाएगा सारे तरफ, क्योंकि वो लिक्विड रहेगा, वो वेपर फॉर्म में नहीं आएगा। वो क्या होगा, क्लॉग हो जाएगा, वो अलग अलग जगह पे, इनलेट वॉल पे, स्पार्क प्लग के सब जगह पे वो क्लॉग कर जाएगा, रोक देगा, उसको बंद कर देगा। अगर वो बंद कर देगा क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होगा, तो भाई इंजन चल नहीं पाएगा, इंजन चल नहीं पाएगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, इंजन नहीं चल पाएगा। और हमारे पास देखिए ये क्या है, इसमें एक और चीज नोट कर लीजिए बेटा, डीजल इंजन में हमारे पास और पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में फ्लैश पॉइंट जो होता है, ये नोट कर लो बेटा, फ्लैश पॉइंट ऑफ डीजल इज वेरी हाई। वो कितना होता है, 50 डिग्री, 50 डिग्री। और हमारे पास पेट्रोल में -43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे पास ये डिफरेंस आता है दोनों में। तो हमारे पास ये पेट्रोल इंजन वाले केस में हमारे पास ये सॉरी ये केस आएगा। ठीक है, पेट्रोल इंजन वाले केस में हमारे पास ये वाला केस आएगा। ठीक है, तो हमारे पास डीजल फ्यूल डाल दिया पेट्रोल इंजन में, तो वो चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट करें। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। और इंटरकूलिंग, इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ। तो इंटरकूलिंग और रीहीटिंग किस में करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। इंटरकूलिंग और रीहीटिंग किस में करते हैं हम करते हैं ब्रेटॉन साइकिल में। ब्रेटॉन साइकिल में हम क्या करते हैं, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग का हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the thermal efficiency of mercury and steam cycle are respectively efficiency 1, efficiency 2, the overall efficiency of binary cycle can be expressed as। तो दो तरह के देखिए हमारे पास क्या होता है, बाइनरी में दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्टीम वाला, ठीक है, तो दूसरा होता है मरकरी वाला। दो साइकिल चलते हैं अलग अलग, मरकरी वाला और स्टीम वाला, दो साइकिल चलते हैं। उसमें दो एफिशिएंसी अगर आ जाए तो हमें इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमें ये बताना है बेटा। तो ये क्या है कि जब मरकरी वाला दो आ जाए केस, तो आपको सीधा याद रखना है कि उसकी एफिशिएंसी को आप इस तरह से लिखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ 2, एफिशिएंसी ऑफ 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1, एफिशिएंसी ऑफ 2। तो हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, a heat engine is supplied with 450 किलोजूल पर सेकेंड। तो हम कहता है, हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, हीट इंजन सप्लाई किया जाता है 450 किलोजूल पर सेकेंड से, ऑफ द हीट एट कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 227 डिग्री दे रखा है, हीट इज रिजेक्टेड एट 27 डिग्री। तो हीट जो रिजेक्ट करी जा रही है वो 27 डिग्री की जाती है। What the amount of heat rejected if the cycle is reversible। तो अगर रिवर्सिबल है तो आप बताइए इसके बारे में क्या होगा। तो हमारे पास देखिए एक होता है बेटा, देखिए सप्लाई का टेम्परेचर, एक होता है रिजेक्शन का टेम्परेचर। एक जो सप्लाई का टेम्परेचर होगा, एक रिजेक्शन का, दो टेम्परेचर होंगे। तो हम इसको टी आर बोल देंगे रिजेक्शन वाले टेम्परेचर को, इसको टी एस बोल देंगे सप्लाई वाले टेम्परेचर को। तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का 1 माइनस टी आर अपॉन टी, ये होता है सप्लाई। तो हमारे पास क्या है, जैसे लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, वही वाला केस है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, बात वही है, तो घुमा के बस पूछा हुआ है। इसमें आप क्या कीजिए, 227 जो है, ठीक है, ये क्या है, सप्लाई ही, तो यहाँ पे सप्लाइड, तो सप्लाइड वाले में 227 प्लस 273 ये ऐड कर दीजिए, 273 ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये ऐड करिए तो 500 बन गया। तो ये कितना बन गया, 500।
500 डिग्री, सॉरी 500 केल्विन। और हम रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शन है 27 डिग्री पे, ठीक है, और प्लस 273 का ऐड करेंगे तो ये बनेगा 300 केल्विन। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस 300 केल्विन अपॉन 500। तो ये मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एफिशिएंसी इससे कितने निकल जाएगी, 0.4। एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, 0.4 निकल जाएगी बेटा, ठीक है, बात समझ आई, 0.4 एफिशिएंसी इसकी निकल जाएगी। अब लेकिन एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी होती है वर्क हमने कितना दिया है, ठीक है, तो हमें ये पता ही होना चाहिए ना वर्क और क्यू सप्लाइड कितना है। और सप्लाइड देखिए वर्क होता क्या है, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू सप्लाइड। अब देखो हमारे पास क्यू सप्लाइड अपॉन क्यू सप्लाइड करो तो 1 आ जाएगा, क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू सप्लाइड, बस इतनी सी बात, ठीक है। एफिशिएंसी हमें पता है, देखो एफिशिएंसी हमें पता है, सप्लाइड हमें पता है, रिजेक्शन रह गया बस, ये पता है, ये पता है, ये रह गया बस, तो हम निकाल देंगे इसको। तो एफिशिएंसी है 0.4, एफिशिएंसी है 0.4, ठीक है, 1 माइनस क्यू आर निकालना है, क्यू सप्लाइड हमें पता है कितना है, 450, ठीक है, इसको इस साइड लाइए और इसको इस साइड ले जाइए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू रिजेक्शन अपॉन 450। तो मैं प्लस वाले को माइनस वाले इधर ले, प्लस हो गया, तो 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा 0.6। तो 0.6 इंटू क्या कर देंगे, क्यू रिजेक्शन इज इक्वल टू 0.6 इंटू 450। तो ये कितना आ जाएगा बेटा करने के बाद, ये आ जाएगा हमारे पास 270 हमारे पास जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल या किलो जूल पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा किलोवाट। तो 270 किलोवाट इज द राइट आंसर, 270 किलोवाट इज द राइट आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश, जिन्होंने रिप्लाई किया शाबाश, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं ना बेटा, वो आपको हीरो बनाएंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको हीरो बनाएंगे और आपको जेई बना के रहेंगे अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हो। आगे चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इंप्रूव्ड इन गैस टर्बाइन इन प्रेजेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड रीहीटर। कहता है क्या क्या फैक्टर जो है इंप्रूव होते हैं गैस टर्बाइन में अगर हम हीट एक्सचेंजर और रीहीटर लगाते हैं। ओनली द स्पेसिफिक पावर आउटपुट बदलेगी, बोथ द थर्मल एफिशिएंसी एंड थर्मल पावर आउटपुट बदलेगी, ओनली थर्मल एफिशिएंसी बदलेगी, ना तो कहता है थर्मल एफिशिएंसी ना ही स्पेसिफिक पावर आउटपुट बदलेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा बेटा बोथ द थर्मल एफिशिएंसी एंड थर्मल आउटपुट, जो पावर आउटपुट बदलेगी, इसमें दोनों पे असर आएगा, दोनों चेंज होंगी जब हमारे पास ये हीट एक्सचेंजर और रीहीटर हम यूज करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, ये तो आसान है, इसका आप रिप्लाई करेंगे जल्दी से। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो एंड गामा इज, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सीधे सीधा रेक्टिफिकेशन है बेटा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। इसका राइट आंसर बता दे बेटा, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं इसका तो आसान है और ये भी ज्यादा उलझा के नहीं दिया हुआ, ज्यादा उलझन भरा नहीं है कि बहुत ज्यादा उलझन भरी हो इसके अंदर। डी इज द राइट आंसर, शाबाश, डी इज द राइट आंसर। तो इसमें आपको ये याद ही करना है फॉर्मूला, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि उल्टा पुल्टा कर दे या, है ना, तो हमें इसको यार कोशिश यही करो कि बार बार लिखो, बार बार लिखते रहो बेटा। ये गलत काम मैं बताता हूँ इंजीनियरिंग में, जो गलत काम पता क्या है, गलत है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो तो हमारे दिमाग में रहता है, जैसे अभी थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, जब आएगा ना फ्लूइड में कुछ और ही बातें आ जाएंगी, उसके अंदर प्रेशर भी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बातें आ जाएंगी, पाइप की बातें आ जाएंगी, तो हमारा दिमाग इनकी तरफ से हटना स्टार्ट हो जाता है, हीट वगैरह की बात ही नहीं आती, क्योंकि वहां पानी गर्म करना ही नहीं ना। अब फ्लूइड वाले केस में, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी के केस में हमने पानी जब गर्म ही नहीं करना, हमने हीट सप्लाई देना ही नहीं है, जब हीट उसको देना ही नहीं है तो उसमें कोई केस नहीं आएगा, ना गर्म होगा, ना कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ना कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो हम इन चीजों की तरफ से ध्यान चला जाता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, जो खत्म हो गया है उसको ये नहीं सोचना कि इसको छोड़ दिया,
इसके क्वेश्चन साथ साथ करते रहना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, इसको स्ट्रॉन्ग करते रहना है। दूसरा जो स्टार्ट होगा उसको भी कर, अब जैसे मैं आपको इस कोर्स में एसएससी जेईई 2023 के कोर्स में आपको अब फ्लूइड मैकेनिक्स करवाऊंगा। अब फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी में बातें जो आएंगी फ्लूइड की, वो कुछ अलग ही टाइप की डेंसिटी, पानी में चीज डूब गई, पानी में तैर गई, उल्टी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पानी पाइप के अंदर आ गया, प्रेशर कितना है, तो आप हीट की बातें भूल जाओगे। तो इसलिए मैं आपसे सिंपल सी बात बताता हूं, इसके जो नोट्स है उसको कंपाइल कीजिए, सामने दीवार पे लगाइए, जो जो चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा सा चार्ट लीजिए और उसके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स का जो जो नहीं आता, जो जो मुश्किल है, आप सारा लिख दीजिए उसके ऊपर, और डेली उसको रिवाइज कीजिए। डेली फ्लूइड मैकेनिक्स जब चलेगा तो उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स वाली चीजें भी रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दोगे तो बेटा बहुत ही दिक्कत आएगी, आप ये भूल जाओगे एक दिन, तो भूल जाओगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, व्हाट इज लोकोमोटिव बॉयलर? सेल्फ कुक्ड बॉयलर है, हॉरिजॉन्टल वाटर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है, ये वर्टिकल वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो इसका राइट आंसर, ये सबसे आसान क्वेश्चन आज का, ये सबसे आसान क्वेश्चन आज का, ये आप जल्दी से बता दे बेटा, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप रिप्लाई करें। हाँ जी बेटा, लेट आती है क्या मेरी आवाज? आप तक लेट आती है मुझे लगता है। हाँ जी बेटा, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फायर ट्यूब बॉयलर। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर होता है, लोकोमोटिव बॉयलर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? फायर ट्यूब बॉयलर होता है, ठीक है? फायर ट्यूब बॉयलर होता है, बाकी नहीं है। सो जो दूसरा आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। ओके, ये फायर ट्यूब बॉयलर होता है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, ठीक है? ये क्वेश्चन, इनमें आप याद रखें फीचर कोई भी हो लोकोमोटिव बॉयलर, और बॉयलर को याद करने का कोई और तरीका नहीं है। इसका तो प्रिंट आउट ले लीजिए, सारे बॉयलर के प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है? कलर्ड प्रिंट आउट लीजिए और वही अगेन चिपका के रखिए कहीं ना कहीं, ठीक है? और उसके क्या फायदा मिलेगा? फोटोज देख देख के आपकी मेमोरी में बनेगा कि लोकोमोटिव बॉयलर इस तरह का होता है, उसके अंदर आग यहाँ चलती है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए ये सब कुछ। इंटरनली फायर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, मल्टी ट्यूबल है, ज्यादा ट्यूब्स होती है ना उसके अंदर, फायर ट्यूब है, नेचुरल सर्कुलेशन, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट है, और हमारे पास क्या है? पोर्टेबल बॉयलर। इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट एक्सपेंस ऑफ इट्स। तो डिफ्यूजर का क्या करता है? प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो डिफ्यूजर जो है इस तरह से होता है बेटा, डिफ्यूजर इस तरह से होता है। तो हमारे पास ये एंट्री होती है और यहाँ पे एग्जिट होता है। तो यहाँ पे जो एग्जिट होता है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज। किसके एक्सपेंस पे? क्या कम होता है? तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और प्रेशर एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के दम पे हम ये सारा काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के दम पे हम ये सारा काम करते हैं, ठीक है? आगे चले, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, if any substance is cooled below its triple point pressure, vapor becomes solid and process is known as। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस है और वो कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम नीचे, और उससे वेपर जो है सीधा सीधा क्या बन रहा है? सॉलिड। तो आप याद रख लिए बेटा, सॉलिड जब भी वेपर बनता है सीधा, सॉलिड जब भी वेपर बनता है सीधा, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और जब भी वेपर जो है सीधा सॉलिड बन जाए तो उसको कहते हैं एब्लिमेशन, एब्लिमेशन। तो दोनों में डिफरेंस है, वेपर सॉलिड बने तो एब्लिमेशन, एब्लिमेशन इज द राइट आंसर, ठीक है? शाबाश। सब्लिमेशन ही यहाँ एब्लिमेशन है बेटा, एब्लिमेशन, ठीक है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से सॉलिड से वेपर बन रहा है या वेपर से सॉलिड बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे ग्राफ जो हैं इस तरह से। और एक और ये हमेशा याद रखना बेटा, जब भी ट्रिपल पॉइंट पीटी डायग्राम पे, ट्रिपल पॉइंट जो होता है पी और टी, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम पे जब बनेगा तो एक पॉइंट बनेगा जो ऐसा होगा, ये रहा,
ये एक पॉइंट होगा। ठीक है, आई होप ये सही दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट है। लेकिन जब इसको पीवी डायग्राम पे बनाएंगे तो ये एक लाइन बनती है, ये एक लाइन बनती है पीवी डायग्राम पे, इसको लिख लो चाहे, पीवी डायग्राम पे क्या बनेगी, एक लाइन। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीवी डायग्राम पे जब हमारे पास ट्रिपल पॉइंट दिखाते हैं तो एक लाइन होती है, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन। ये ट्रिपल पॉइंट लाइन होती है और वहां पे एक पॉइंट दिखता है, ट्रिपल पॉइंट। और ये ना और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो पीटी, पीटी मतलब पॉइंट, हम क्या कहते हैं पॉइंट, पॉइंट क्या है पीटी, देखो पॉइंट पीटी, तो पीटी पे पॉइंट होता है, पीवी पे लाइन होता है, तो पीवी वाला अपने आप ही हो जाएगा, पॉइंट वाला याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आएगी बेटा, बात समझ आएगी, इस तरह से डाल देंगे बेटा, पीडीएफ भी आ जाएगी, इसके पीडीएफ आ जाएगी, डोंट वरी, इसकी पीडीएफ जो है इसके अंदर ही आ जाएगी, ऐप के अंदर ही पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, जो भी वीडियो होगी उसके नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सब पीडीएफ मिलेंगी, डोंट वरी। ठीक है, ऐप में सारी पीडीएफ मिल जाती है। ओके, ये आसान क्वेश्चन है। द प्लेटफॉर्म ऑफ द बॉयलर वेयर बर्निंग ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस, जहां पे फ्यूल बर्न होता है उसको क्या कहते हैं हम, ग्रेट। ये मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको वीडियोस के हेल्प से दिखाया था कि ग्रेट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ग्रेट। ये देखिए, एन इंजन एट फुल लोड डिलीवर्स 200 किलोवाट ब्रेक पावर, तो कहता है कि इंजन है जो फुल लोड पे 200 किलोवाट की ब्रेक पावर देता है, फुल लोड पे। It requires 25 kilowatt to rotate it without fuel at the same speed. तो देखो, ये कहता है कि इसको 25 किलोवाट की पावर तो चाहिए चाहिए, इसको चलाना है ना, इसको 25 किलोवाट की पावर चाहिए चाहिए, मतलब ये 25 किलोवाट इसकी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर है बेटा, ये क्या है इसकी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट हाफ लोड इज, तो हाफ लोड पे मैकेनिकल एफिशिएंसी बताओ, फुल लोड पे 200 है, हाफ लोड पे कितनी होगी ये हमें बताना है। एनीवन जो भी कर सकता है इसको कर दीजिए, जो भी इसको कर सकता है कर दीजिए। ठीक है, इसको कर सकते हो तो कर दीजिए बेटा। देखो, आप अगर आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी पता है तो आपको ये फॉर्मूला करना आसान है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर या इंडिकेटेड पावर। अब बीपी, बीपी ब्रेक पावर, और आईपी क्या होता है, बीपी प्लस एफपी, बीपी प्लस एफपी। अब बीपी जो हमें निकालना है वो किस पे है, हाफ लोड पे, हाफ फुल पे है 200, तो हाफ पे कितना होगा 100, हाफ पे कितना होगा 100, तो बीपी 100, लेकिन एफपी कहां से पता लगे, वो ये है 25, तो ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 125, इसको कर देंगे। इसको करने के बाद आपका आ रहा है 80%, मतलब 0.8 मतलब 80%, 80%, तो ये हमारे पास 80% इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बार बार पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है इसके लिए, इसलिए बेटा इन क्वेश्चन को जरूर करें आप। ठीक है, इन क्वेश्चन को जरूर करें आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, वेयर डज मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ डीजल इंजन, ये सबसे और ज्यादा आसान क्वेश्चन, ये और ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी करें बेटा, इस क्वेश्चन को भी करें। वेयर डज मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस इन डीजल इंजन, तो डीजल इंजन में कहां पे मिक्स होते हैं, सी इंजन सिलेंडर, शाबाश, सिंपल सी बात, इंजन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर को ये पूछेंगे तो भाई साहब ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बता ही देंगे। अब ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला बेटा, गिब्स फेज रूल होता है, गिब्स फेज रूल होता है कि रिलेशन होता है। ठीक है, ये याद करना है आपको, F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस 2, F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस 2, ये फॉर्मूला आपको याद करना है गिब्स फेज रूल का, गिब्स फेज रूल का, ये लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, ये लिख लीजिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते बेटा, सिर्फ ये फॉर्मूला, मोस्टली ये फॉर्मूले के बारे में पूछा जाता है, ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस 2, ठीक है, F प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए इससे, इस फेज रूल का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये हो गया। ओके, विच ऑफ द बॉयलर माउंटिंग प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट द डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग ड्यू टू लो वाटर लेवल, लो वाटर लेवल अगर हो जाए
तो बॉयलर को ओवरहीटिंग के डैमेज से बचाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? स्टॉप वाल्व, फीड चेक वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक या फ्यूजिबल प्लग? इसका राइट आंसर कौन कौन देगा? राइट आंसर इसका जल्दी से डी, शाबाश। फ्यूजिबल प्लग होता है जो खुद फ्यूज हो जाता है और इसको ओवरहीटिंग से बचा लेता है, खुद फ्यूज हो जाता है, फ्यूजिबल प्लग होता है, फ्यूजिबल प्लग होता है। इफ द बाईपास फैक्टर इज 0.3, अगर कहता है बाईपास फैक्टर जो है वो 0.3 है, व्हाट विल द एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल और कांटेक्ट फैक्टर? तो ये हमें बताना है, ये हमें बताना है, ठीक है, जल्दी से बेटा इसका बता दीजिए। देखो इसको याद करना सिंपल सा है बेटा, एफिशिएंसी अगर निकालनी हो तो वो होती है 1 माइनस बाईपास फैक्टर, बाईपास फैक्टर, बस इतनी सी बात है। अगर ये फॉर्मूला आपको आ गया तो सारा कुछ हो गया। तो 1 माइनस बाईपास फैक्टर कितना है? 0.3, तो ये क्या आ जाएगा? 0.7। तो ये वाला डी इज द राइट आंसर। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो आपका ये आंसर हो जाता है। ओके, तो ये हो गया 0.7 हो गया। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्निश बॉयलर? कॉर्निश बॉयलर की लेंथ कितनी होती है? कॉर्निश बॉयलर की लेंथ कितनी होती है? हाँ जी बेटा, रिप्लाई करोगे इसका? तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉर्निश बॉयलर की लेंथ जो होती है वो नॉर्मली जो इस रेंज में रहती है वो रहती है 4 to 8, शाबाश, 4 to 8 के रेंज में रहती है, 4 से 8 मीटर की रेंज में है कॉर्निश बॉयलर की लेंथ रहती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द बाईपास फैक्टर ऑफ सिंगल कूलिंग कॉइल इन एयर कंडीशन इज 0.8। बाईपास फैक्टर कितना है? 0.8। व्हाट विल बी द बाईपास फैक्टर if 3 such cooling coil with same apparatus dew point are kept one behind the other? कहता है एक कूलिंग कॉइल है, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कूलिंग कॉइल है, उसका बाईपास फैक्टर कितना है? बाईपास फैक्टर वो कितना है? 0.8, ठीक है, 0.8। तो इस तरह की 3 लगा दे, अगर कहता है 3 लगा दी तो क्या होगा? तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको करवाया नहीं गया हुआ, ठीक है, कई बार ऐसे नहीं आते, ये बीटेक में आते बेटा, ये बीटेक में आते हैं, तो हमें नहीं आते हैं, तो अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर 3 एक दूसरे के साथ इस तरह से रख दिए जाए, तीनों अगर रख दिए जाए तो बाईपास फैक्टर नया जो बन जाएगा तीनों का मिलके, आप याद कर लो, ये होगा x रेज टू पावर n, बस x रेज टू पावर n। x क्या है? x है पहले वाले का बीएफपी, मतलब बाईपास फैक्टर है, बीपीएफ। तो हमारे पास क्या है? ये 0.8 और पावर कितनी है? 3 मतलब n कितना है? 3 है, तो हम इसको बस पावर 3 कर देंगे और कुछ नहीं है। और इसका पावर 3 करने के बाद क्या आ जाएगा? 0.512, 512। तो ये 0.512 हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको फॉर्मूले को याद कर लो बेटा, अगर 1 दे रखा है तो उसकी पावर जितने बार करोगे उतनी पावर हो जाएगी, उसकी उतनी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, और चलेंगे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, और क्वेश्चंस काफी होते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो कल सर की क्लास है, टेक्निकल वाले सर की क्लास है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं भी क्लास लूंगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो चलते रहेंगे। अभी कास्टिंग की क्लास सैटरडे है, ठीक है, कल ऐप में जो क्लास है वो कास्टिंग की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको करवाऊं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी मैं करवा रहा हूँ। कोशिश यही है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है बेटा जो एग्जाम में नहीं आया, हर कोई क्वेश्चन ये जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले ही है, ताकि एक आइडिया रहे आपको कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, मुझे किस तरह की तैयारी करनी है, ठीक है। मंडे से फ्लूइड मैं देखता हूं बेटा, मैं अगर सैटरडे संडे क्लास हो जाती है तो सैटरडे संडे क्लास होने से क्या होगा कि और ज्यादा मैं जितने मैं करवाना चाहता हूं आपको एमसीक्यू वो करा दूं, फिर मैं फ्लूइड स्टार्ट करा दूंगा आपको, ठीक है, फिर मैं फ्लूइड स्टार्ट करा दूंगा। अभी मुझे ये टेंशन है कि एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाए और आपको भी एक आइडिया रहे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी, आप ना तो देखो बुक में पढ़ते हो, कहीं भी नहीं आएगा ये, आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर में आ रखा है और इतना आसान क्वेश्चन है, और अगर आ रखा है तो उसको पता होना चाहिए आपको,
ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कल कल मैं कोशिश करता हूँ, लेता हूँ क्लास। थैंक यू।